Question number 1 is what we have to start. So, good morning, one and all. Let's start with question number 1 on profit prior to incorporation. रीगल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, आराम से कोई लिखेगा नहीं, पहले सिर्फ सुन लीजिए, बाद में हम देखेंगे. रीगल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st May 2019 and was acquired and was entitled to commence the business on 1st July. It acquired a running business from 1st January. The P&L account for 2019 is as follows. Correct? तो सबसे पहले आपको जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें, एज आई सेड, इंटरमीडिएट यू नीड टू बी रियली कॉशियस एंड राइट मोर एंड मोर स्टेप्स सो दैट यू कैन गेट स्टेप मार्किंग. तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, इससे दो चीजें होती है, स्टेप मार्किंग के मार्क्स भी मिलते हैं और दूसरा आपके गलत करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सबसे पहले आपको 3 डेट्स लिख लेना है इस क्वेश्चन में, 3 डेट्स लिख लेना है आपको. अभी मत लिखिए, I'll give you time to write. आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए. डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस क्वेश्चन में दिया रहेगा 1st January 2019. नेक्स्ट इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. तो द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st May. फाइन. एंड उसके बाद बुक्स जिस दिन क्लोज हो रही है, तो मैंने जैसे बताया, डेट टू कमेंस द बिजनेस, दैट इज सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस इज 1st July 2019. इसका कोई काम नहीं है, इट्स अ गूगली गिवन इन एग्जाम, इट्स जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू, काइंडली डोंट गेट कंफ्यूज्ड. राइट? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कोई काम नहीं है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में 3 ही डेट्स का काम है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ईयर एंड, जिस दिन बुक्स क्लोज हो रही है. इसलिए 1st July का यहां पे काम नहीं है. और ईयर एंड कब हो रहा है? फॉर द ईयर 2019 लिखा हुआ है, सिर्फ 2019 लिखा है, मतलब वी आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर, मतलब इट गेट्स ओवर इन दिसंबर, इट गेट्स ओवर इन दिसंबर. पर यही अगर ऐसा लिखा होता, बोर्ड पे देखिए 2019 2020 ऐसा लिखा होता, तो इट गेट्स ओवर इन मार्च, इट गेट्स ओवर इन मार्च. इट स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड गेट्स ओवर इन मार्च. पर ओनली एक सिंगल ईयर लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ कैलेंडर ईयर, इट मीन्स दैट द ईयर एंड्स ऑन 31st December. फाइन. तो क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पीरियड एंड्स. पीरियड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 1 साल के लिए बनाएं, याद है आपको बेसिक से सिखा रहा हूं. इट कैन बी फॉर एनी पीरियड, सो स्टार्ट यूजिंग द करेक्ट वर्ड एट इंटरमीडिएट लेवल. तो दिस इज 31st December 2019. देखिए, इतना लिखने को एग्जाम में 1 मिनट के ऊपर नहीं लगता. अभी तो मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है. एग्जाम में प्लीज डोंट राइट विथ मी, प्लीज लिसन, आई विल गिव यू टाइम टू राइट. आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स राइटिंग विथ मी, तो काइंडली लिसन. इतना लिखने को एग्जाम में 30 सेकेंड्स के ऊपर नहीं लगता है, पर इससे एक तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है पहला, दूसरा आपका क्लैरिटी लेवल बहुत ज्यादा रहता है. अब ये 3 डेट्स में हमें खेलना है, तो बहुत सिंपल है, बोर्ड पे देखिए, बहुत सिंपल है. ये जो 2 डेट्स के बीच का पीरियड है, ये जो 2 डेट्स के बीच का पीरियड है, इसे कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन. और ये जो 2 डेट्स है, इस पीरियड को कहते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. तो इसके बाद your pre-incorporation period, your pre-incorporation period is 1st Jan to 1st May, right? And your post-incorporation period is 1st May to 31st December, right? अब ये कंपलसरीली बोर्ड पे देखिए, ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया, ये आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया. तो आपको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल निकालना है, ताकि आप सेल रेशियो निकाल सके और आपको इसका टाइम रेशियो निकालना है. राइट? तो 1st Jan to 1st May, काइंडली रिमेंबर इट इज 1st May. 1st में है तो इट इज 4 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. वहीं अगर वो 31st में होता तो वो 5 महीने हो जाता. सो बी केयरफुल वेदर इट इज फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और लास्ट डे ऑफ द मंथ. काइंडली बी केयरफुल, अदरवाइज सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है एग्जाम में. तो इफ आई टॉक ऑफ नाउ द टाइम रेशियो,
टाइम रेशियो मतलब ये पीरियड इज टू ये पीरियड, दैट इज 4 months इज टू 8 months, that is 4:8, that is 1:2, that is your ratio. ये हो गया आपका टाइम रेशियो, ये निकालना कंपलसरी एग्जाम में, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा. सेल्स रेशियो, अब ये 4 महीने इस टू 8 महीने जो हमारा पीरियड है, इसमें सेल कितना हुआ है. अगेन हमें सपना नहीं आएगा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो हिंट दिया रहेगा. तो लेट्स सी इस क्वेश्चन में, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से दिया है. नीचे देखिए, सेल्स अप टू फर्स्ट में 15 लाख एंड सेल्स आफ्टर फर्स्ट में 60 लाख. तो एकदम क्लियर कट रेशियो दिया है, 15 लाख इज टू 60 लाख. सेल्स रेशियो इज 15 lakhs is to 60 lakhs, that is 1:4. तो आपके दो रेशियो लॉक हो गए, टाइम रेशियो 1:2 एंड सेल्स रेशियो 1:4. ये दोनों रेशियो लॉक करने के बाद इट बिकम्स एब्सोल्युटली अ केक वॉक. सो प्लीज अंडरस्टैंड, एज वी आर गोइंग वेरी स्लो इन इंटरमीडिएट गाइस, it becomes very important to capitalize on the questions which we know very well at intermediate level. So be very careful when you are doing some important calculation. आप एक बात को समझिए, यहाँ पे एक बात को समझिए, यहां अगर आपसे एक सिल्ली मिस्टेक हो जाती, या फर्स्ट मे की जगह आप 31 में पढ़ लेते या आप मई महीने को इंक्लूड कर लेते, तो आपका टाइम रेशियो 5:7 हो जाता. 5:7, जो अभी 4:8 है. बोर्ड पे देखिए, जो 4:8 है, इसको आप सिल्ली मिस्टेक करके कैजुअली 5:7 ले सकते हैं. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज, अगर आपने इसको 5:7 ले लिया तो आगे इसका कोई क्रॉस वेरिफिकेशन ही नहीं है. आर यू गेटिंग इट? देयर आर मेनी चैप्टर्स जिसमें आगे क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है. जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो आगे क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है कि हमारा टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बचपन से आप फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं तो टैली हो जाता है, टैली नहीं हुआ तो आगे हमें समझ जाता है कि हमने कोई गलती की है. ये एक ऐसा चैप्टर है जहां आपको आगे समझेगा ही नहीं कि आपने गलती की है कि नहीं की है. आर यू गेटिंग मी? ये 4:8 की जगह सिल्ली मिस्टेक करके कैजुअली आपने अगर इसको 5:7 ले लिया तो आगे समझेगा ही नहीं कि इसमें गलती हुई है कि नहीं. इसलिए आपको करना क्या है, यू हैव टू बी डबल केयरफुल, यू हैव टू बी डबल केयरफुल दैट मैं जो रेशियो निकाल रहा हूं वो मैं डबल चेक कर लूं कि मैंने सही किया है कि नहीं, क्योंकि इसी कैलकुलेशन पे आगे के पूरे कैलकुलेशन डिपेंडेंट है. सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी क्रूशियल रेशियो. इसलिए ऑलवेज डबल चेक इन एग्जामिनेशन कि ये आपने सही लिया है या नहीं लिया हुआ है. इज दैट क्लियर? नाउ वी प्रिपेयर P&L अकाउंट. देखिए, इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट पूछना कभी नहीं आता है, प्लस कहीं ना कहीं आपको हिंट रहा है पहले 11th-12th में या सीए फाउंडेशन में कि कंपनीज जो है, कंपनीज कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती भी नहीं है. कंपनीज विल ऑलवेज प्रिपेयर P&L. देयर इज नो कंसेप्ट लाइक प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इन कंपनी. वी हैव अ डेडिकेटेड चैप्टर नोन एज कंपनी फाइनल अकाउंट्स, उसमें हम ये सब फॉर्मेट सीखने वाले हैं. बट कंपनी में कभी ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनता. वो सारे अकाउंट एक ही अकाउंट में मर्ज होते हैं जिसका नाम है P&L अकाउंट. तो वी डायरेक्टली प्रिपेयर P&L अकाउंट. तो ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2019. और इसका फॉर्मेट देख लीजिए, 1 इट हैज टू बी इन द वर्टिकल फॉर्मेट, करेक्ट, प्लस इसको हमें दो हिस्सों में बांटना है. तो ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट हो गया. 2 मिनट फॉर्मेट समझ लीजिए, इट्स वेरी इजी. पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ये देखिए, पर्टिकुलर्स, सबको पता है इसमें क्या लिखना है. बेसिस, बेसिस मतलब ये इनकम एक्सपेंस आप किस बेस पे डिवाइड करने वाले हैं. प्री इनकॉर्पोरेशन, the whole idea of this chapter was to divide into two parts. तो प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ये आपका फॉर्मेट हो गया, आप बोर्ड पे देख सकते हैं. P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. नाउ ऑल ऑफ यू, P&L अकाउंट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट. तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है.
ये क्वेश्चन में टी फॉर्मेट में बना के दिया है जो आप बचपन से यूज टू हो। बस इस पीएनएल अकाउंट को, ये आपका प्रॉपर पूरे साल का पीएनएल है, इसको आपको दो हिस्सों में बांटना है, प्री एंड पोस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम साइड। इनकम साइड वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट, ऑल ऑफ यू 12,60,000। तो विल स्टार्ट विद 12,60,000 द जीपी। बोर्ड पे देखिए, मेरे साथ मत लिखिए, ध्यान दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट, प्लीज कॉमन सेंस से बताइए, मेरे पास दो ही रेशियो है, सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में बंटना चाहिए? इट हैज टू बी इन विच रेशियो? द सेल्स रेशियो। इज दैट फाइन? तो यहां बेसिस में लिख दूंगा सेल्स, पूरा रेशियो लिखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ सेल्स भी लिख दिया तो चेकर को समझ जाएगा कि इट इज सेल्स रेशियो। अब आपको अपना कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेटर लेके 12,60,000 रुपए है, इसका शॉर्टकट भी आपको सिखाया था, बार बार नहीं करना है आपको। 12,60,000 है, माई सेल्स रेशियो इज 1:4। 1:4 में बांटना है तो आई विल डिवाइड बाय 5। तो 12,60,000 डिवाइड बाय 5 करके दो बार मल्टीप्लाई का साइन दबा दो ताकि बार बार वो फिगर को कैलसी पे टाइप ना करना पड़े। तो डिवाइड बाय 5 कर दिया तो 2,52,000 आ गया। दो बार मल्टीप्लाई का साइन दबाया कैलकुलेटर पे तो कांस्टेंट चले गया। अब किस रेशियो में बांटना है? 1:4। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2,52,000। तो ये 2,52,000 लिख देंगे एंड 4 इक्वल टू दबा देंगे हम। 4 इक्वल टू दबा देंगे तो आ जाएगा 10,08,000। मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड्स वी हैव डिवाइडेड द जीपी इनटू सेल्स रेशियो, प्री एंड पोस्ट। अब इनकम साइड एक ही आइटम थी तो वो एक आइटम हमने ले ली एंड द मैटर गेट्स ओवर। नाउ मूविंग टू द डेबिट साइड। मैं पहले पूरे एक्सपेंसेस के नाम लिख लेता हूं, ऑल ऑफ यू। सैलरी, जनरल एक्सपेंस, कैरेज, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, कैरेज। वेल पीएनएल में अगर कैरेज है तो यू हैव अ प्योर कॉमन सेंस दैट इट इज कैरेज आउटवर्ड, इट कैन नॉट बी कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल में तो इट इज कैरेज आउटवर्ड। उसने नहीं भी लिखा है तो आपको तो अकाउंट्स के लॉजिक आते हैं कि इट इज कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट खर्चा, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट। एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट। डायरेक्टर फीस, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट टू वेंडर। ये देखिए बोर्ड पे, डायरेक्टर फीस, डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट टू वेंडर। अब वह नेट प्रॉफिट भी, आप नेट प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, आपको तो दो हिस्सों में बांटना है तो आपका अलग नेट प्रॉफिट आएगा, प्री अलग एंड पोस्ट अलग। अब आप खुद बताइए मुझे कॉमन सेंस से, कम ऑन लेट्स गो फॉर इट। सैलरी कौन से रेशियो में बंटना चाहिए? आपको सिर्फ एक ही प्रश्न का जवाब देना है अपने माइंड में, क्या इज इट रिलेटेड टू सेल? जस्ट वन क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इज इट रिलेटेड टू सेल? इफ द आंसर कम्स yes, divide it in sales ratio. If the answer comes no, divide it in time ratio. Has salary anything to do with sales? No, so it will be distributed in time ratio. Has general expense anything to do with sale? No, so it will be distributed in time ratio. Has carriage outward anything to do with sale? यस, कैरेज आउटवर्ड मतलब रिक्शा भाड़ा माल बिकेगा तो रिक्शा भाड़ा लगेगा, तो इट इज रिलेटेड टू सेल, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशियो। हैज एडवर्टीजमेंट एनीथिंग टू डू विद सेल्स? यस, द मोर यू एडवर्टीज मोर गुड्स वुड बी सोल्ड। वेल इसमें डिबेट बहुत बड़ा हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट सेल बढ़ाने के लिए रहता है कि सेल मेंटेन करने के लिए रहता है, इस पे पूरी दुनिया सालों से बहस कर रही है, बट बाय एंड लार्ज एडवर्टीजमेंट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सेल्स, इसलिए एडवर्टीजमेंट को हम सेल्स रेशियो में बांटेंगे। नेक्स्ट, ऑडिट फीस, दिस इज अ बिग कंट्रोवर्सी। अभी आप टैक्स पढ़ेंगे, अभी आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के ऑडिट समझ में आएंगे। एक होता है कंपनी ऑडिट,
जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से करना पड़ता है, एक होता है इनकम टैक्स ऑडिट जो इनकम टैक्स के हिसाब से करना पड़ता है। अब ऑडिट फीस की अगर हम बात कर दें तो लॉजिकली ऑडिट फीस टाइम रेशियो में जाना चाहिए, क्योंकि हम 12 महीने का ऑडिट कर रहे हैं। प्लीज ढंग से सुनिए, ऑडिट फीस टाइम रेशियो में जाना चाहिए क्योंकि हम 12 महीने का ऑडिट कर रहे हैं। दिस इज द लॉजिक, बट अवर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल सेज दैट ऑडिट फीस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशियो, and since we are giving the exam of institute, we really cannot enter into a unnecessary debate with institute. So I understand that audit fees has to be given in time ratio, because as a chartered accountant we are auditing all the 12 months, पूरे 12 महीने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम ऑडिट कर रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि हमें जाना चाहिए, करेक्ट, बट as per institute it goes in sales ratio, so we don't have an option, we will distribute in sales ratio. Let's wait for the new study material. नए स्टडी मटेरियल में अगर उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया तो हम भी कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ इट हैज टू बी गिवन इन सेल्स रेशियो। नेक्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, बताओ कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स या टाइम? कम ऑन ऑल ऑफ यू, टाइम? यस, द आंसर, चेक द आंसर, आंसर इज पोस्ट। डायरेक्टर फीस पोस्ट। So what is post? Post means post incorporation. Post means post incorporation. Why? Why? Because can you issue debentures before formation of the company? No. अरे कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले आप धंधा खरीद सकते हो, धंधा चला सकते हो, पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले डिबेंचर इशू कर सकते हो क्या? नहीं, डिबेंचर कैन बी इशूड ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो ये खर्चा प्री पोस्ट में बटेगा ही नहीं, ये पूरा खर्चा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, क्योंकि ये कंपनी चालू होने के बाद का खर्चा है। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कब अपॉइंट होते हैं? कंपनी चालू होने के बाद। तो डायरेक्टर फीस भी आप कब दोगे? कंपनी चालू होने के बाद। इसलिए ये खर्चा भी स्पेसिफिकली कहा जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। डेप्रिसिएशन, टाइम, टाइम रेशियो, इंटरेस्ट टू वेंडर, होल्ड ऑन, इंटरेस्ट, नो इट कैन नॉट बी टाइम और सेल्स, होल्ड ऑन। इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज इतने सालों से मैं आपको सिखा रहा हूं, ब्याज उतने समय के लिए दिया जाता है जितने समय के लिए हमने सामने वाले का पैसा यूज किया, करेक्ट? ब्याज उतने समय के लिए दिया जाता है जितने समय के लिए हमने सामने वाले का पैसा यूज किया। तो यहां चेक करो कि कितने समय के लिए हमने सामने वाले का पैसा यूज किया। सर व्हाट डू यू मीन बाय वेंडर? वेंडर मतलब सेलर, जिसका धंधा हमने खरीदा है। अब एक बात बताओ, जिस बंदे का धंधा हमने खरीदा है उसको हम कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? जिस दिन, नहीं 12 महीने का नहीं बेटा, 12 महीने का नहीं, जिस दिन मैंने आपका बिजनेस खरीदा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहां बिजनेस कब खरीदा है? क्वेश्चन में ध्यान रखो सब लोग, यहां आपने बिजनेस कब खरीदा है? 1 जनवरी, कम ऑन यस। अगर मैं आपका बिजनेस 1 जनवरी को खरीदता हूं तो मुझे आपको पैसा भी कब देना चाहिए? 1 जनवरी। बेटा ये चैप्टर हम किसके एंगल से देख रहे हैं? कंपनी के एंगल से देख रहे हैं। कंपनी ने जिसका बिजनेस खरीदा 1 जनवरी को, कंपनी इज लायबल टू पे हिम द मनी ऑन 1 जनवरी। हाँ, और अगर 1 जनवरी को मैंने उसका बिजनेस खरीदा और 1 जनवरी को पैसे दे दिए तो मैटर ही खत्म हो गया। पर यहां पक्का मैंने लेट पेमेंट दिया होगा, लेट पेमेंट दिया होगा तभी तो मैं उसको ब्याज भी दे रहा हूं। तो उसको पैसे किस दिन दिए ये मुझे सपना तो आ नहीं सकता, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा। लेट्स चेक द क्वेश्चन। Regal Limited was incorporated on 1st May and was entitled to commence the business on 1st July. It acquired a business on 1st Jan. P&L ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे prepare P&L account and also ascertain profit prior to incorporation. Sales यहाँ भी नहीं है, P&L में देखो। अच्छा, P&L में दिया हुआ है हिंट, ये देखो, interest to vendor up to 30th September. Can you see the screen? अप टू 30th सितंबर। तो इसका प्योर कॉमन सेंस से आंसर क्या है कि हमने उसका बिजनेस 1 जनवरी को खरीदा। अगर हम उसे 1 जन को ही पैसे दे देते तो कोई ब्याज लगता क्या? नहीं लगता। पर यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने उसको इंटरेस्ट 30 सितंबर तक का दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने उसको पैसा कब दिया? 30th सितंबर। मैंने आपका बिजनेस 1 जन को खरीदा, 1 जन को ही पैसे दे देता तो कोई ब्याज ही नहीं लगता, पर यहां ब्याज 30th सितंबर का तक का लगा हुआ है। ये क्लियर हिंट है कि हमने उसको पैसा कब दिया? 30th सितंबर। अरे पैसा कब दिया? 30th सितंबर। तो जनवरी में हमने उसका बिजनेस खरीदा, जनवरी 1st, और हम उसको पैसा 30th सितंबर को दे रहे हैं। इसका मतलब जनवरी से सितंबर 9 महीने का ब्याज लगा।
जनवरी से सितंबर 9 महीने का ब्याज लगा, और वो 9 महीने में प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन था, और ब्याज दिया गया सितंबर तक का। ये बोर्ड पे देखो, 1 जनवरी से 30 सितंबर, मेरा ईयर एंड नहीं हो रहा 30 सितंबर, इतने पीरियड का मैंने इंटरेस्ट दिया हुआ है। बोर्ड पे देखिए, इतने पीरियड का मैंने इंटरेस्ट दिया हुआ है, और यहां मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 मई को, तो इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 4:5, क्योंकि इंटरेस्ट इज पेड फॉर 9 मंथ्स। कम ऑन, इंटरेस्ट इज पेड फॉर 9 मंथ्स, उसमें से 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन के हैं और 5 महीने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? यहाँ 31 दिसंबर, पर यहाँ ये 3 महीने के लिए ब्याज दिया है क्या? नहीं। अगर ये 3 महीने के लिए ब्याज दिया होता तो रेशियो वही हो जाता 4:8, पर हमने ब्याज दिया कब तक का है? सितंबर तक का दिया है। तो इंटरेस्ट नाम का जो खर्चा आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये 9 महीने का खर्चा है, और ये 9 महीने में 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन है और 5 महीने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो इंटरेस्ट ना टाइम रेशियो में जाएगा ना सेल रेशियो में जाएगा। इंटरेस्ट पे किया गया है 9 महीने के लिए, तो वो 9 महीने के रेशियो में बटेगा, और वो 9 महीने में से 4 महीने प्री है और 5 महीने पोस्ट है। तो इट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 4:5। हो गया? नाउ इट बिकम्स अ सिंपल स्टैंडर्ड 7th क्वेश्चन। बस रेशियो तय हो गए, इस रेशियो में वो फिगर को बांट दो एंड योर क्वेश्चन इज ओवर। सैलरी टाइम रेशियो, टाइम रेशियो इज 1:2, तो सैलरी को हम 1:2 में बांटेंगे। 2,70,000 क्वेश्चन में दिया है, 270 1:2 में बांटना है, तो आएगा 90,000 एंड 1,80,000। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 90,000 and 1,80,000. General expenses again time ratio. General expense 90,000. 90,000 को again 1:2 में बांटना है, तो it will be 30,000 and 60,000. Carriage outward is sale. Sale is 1:4. 1:4. 60,000 को 1:4 में बांटना है, तो it will be 12 and 48. ऐसे अगर रेशियो रहे ना तो एग्जाम में थोड़ा ओरली भी हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर मैथमेटिक्स, अदरवाइज डोंट ट्राई। राइट, ये सारे स्टंट एक्सपर्ट एडवाइस में किए गए हैं, कृपया घर पे और एग्जाम में खुद से ट्राई ना करें, कैलकुलेटर की मदद ले। एडवर्टीजमेंट इज अगेन ऑन सेल्स रेशियो 1:4। 18,000 को अगर हम 1:4 में बांटेंगे तो आएगा 3,600। 18,000 को अगर हम 1:4 में बांटेंगे तो आएगा 3,600 और 14,400। ऑडिट फीस को वापस सेल्स रेशियो में बांटना है 1:4। मैं पहले भी बोल चुका हूं दैट ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल करता है, इसलिए हम सेल्स रेशियो में कर रहे हैं। राइट, तो 1:4, तो 45,000 को 1:4 में करना है, तो इट विल बी 9,000 and 36,000। 9,000 and 36,000। डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा पोस्ट है, पूरा पोस्ट है, तो प्रीमियम नॉट अप्लीकेबल लिख लेंगे एनए। एनए इज एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म इन एग्जाम। 20,000 और डायरेक्टर फीस 15,000। डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000, डायरेक्टर फीस 15,000। देखिए दोनों पूरा का पूरा हमने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डाल दिया है, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी बनने के बाद ही अपॉइंट हो सकता है, डिबेंचर कंपनी बनने के बाद ही इशू हो सकते हैं। डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो, डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो 60,000। 60,000 को 1:2 में बांटना है, तो 20 और 40। 20,000 और 40। इंटरेस्ट टू वेंडर 4:5। 4:5, तो 30,000 को 4:5 में बांटेंगे तो आ जाएगा 1,3333। 13,333 और 1,6667। That's it, over. Now you just have to calculate the profit. नेट प्रॉफिट कॉमन तो दिया ही था कंबाइंड, बस उसको आपको ये दो हिस्सों में आपने बांट दिया। तो पहले प्रॉफिट को कहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। आपको याद करवा दूं, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व। प्री इनकॉर्पोरेशन गोज टू कैपिटल रिजर्व एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट वो तो पीएनएल में जाएगा।
इट शोज एट पीएनएल। तो आपसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोल के रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट के साथ आप लिखोगे दैट इट गोज टू कैपिटल। हो गया, बस अभी इनकम और एक्सपेंस था ही, बस इनकम और एक्सपेंस का टोटल करो, खत्म। 2 लाख देखिए बोर्ड पे, प्री इनकॉर्पोरेशन 2,52,000 का इनकम, यस, माइनस सारे खर्चे कर दो, 90,000, 30,000, 12,000, 3,600, 9,000, 20,000, 13,333, 74067। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, वैसे कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो, टोटल नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया ही है, वो नेट प्रॉफिट में से ये हटा दो तो आ जाएगा, पर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो 10,08,000 माइनस 1,80,000 माइनस 60,000 माइनस 48,000 माइनस 14,400 माइनस 36,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000 माइनस 40,000 माइनस 1,667, 577,933। अब इसको हमेशा क्रॉस वेरीफाई कर लेने का, 577,933, दैट इज 5,77,933 इज द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्लस प्री इनकॉर्पोरेशन इज 74,067। ये दोनों का टोटल यहां से आपका टैली हो जाना चाहिए 652। ये टैली हुआ है, मतलब सारे फिगर्स हमने सही लिए, पर ये बात का सबूत नहीं है कि हमने अपोर्शन सही किया है, क्योंकि आप 2:4 में करो या 3:5 में करो, आंसर तो यही आने वाला है। इसलिए बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दीज रेशियोज, भाई। तो अभी जो आपने देखा, इतना करने पे एग्जाम में इजीली आपको 8 मार्क मिल जाते हैं। दिस इज अ 8 मार्क क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, राइट। बस अब ये कंसेप्ट आपको चैप्टर का समझ गया कि कैसे सॉल्व करना है। अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल वेरिएशन रहेगा, बट ओवरऑल द कंसेप्ट ऑफ चैप्टर बाय दिस टाइम शुड बी वेरी क्लियर टू यू दैट दिस इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन, राइट। क्वेश्चन मत लिखिए क्योंकि आपके नोट्स में अवेलेबल रहेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, तो रजिस्टर में हेडिंग दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट राइटिंग। Kindly maintain a decent speed of writing, all of you. A bit fast. Okay, I'm scrolling down. I'll be explaining that interest to vendor again, why that ratio came. Okay, this is your time ratio and sales ratio.
Moving down in 2 seconds. P&L अकाउंट इतना लिखिए, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। एग्जैक्टली यही फॉर्मेट एग्जामिनेशन में होना चाहिए आपका, द सेम फॉर्मेट। Like faster. Scrolling down. Further scroll down a bit. Last 30 seconds. Okay. So,
I think the only doubt you can have is like, see, salary, GP is obviously earned on sales. Therefore, we did it in sales ratio. Salary and general expense should not be a problem. It has nothing to do with sales. It's like time ratio. Carriage outward advertisement audit fees is dependent upon sales. It's like sales ratio. Advertisement surely on sales. Carriage outward surely on sales. Audit fees, I've given you the logic. Debenture and directors. Debentures can be issued only after formation of company. Directors can be appointed only after formation of company. इसलिए post incorporation. Depreciation has nothing to do with sales. इसलिए time ratio. Interest to vendor. See, in the P&L account in the question, check in the question, in P&L account they have said that we have paid interest to vendor up to 30th September. The question specifies that we have paid up to 30th September. Now the question that arises is कि 30 सितंबर तक तो पे किया है, बट वो चालू कब हुआ? तो कॉमन सेंस की बात है, वेंडर मतलब सेलर, जिससे हमने बिजनेस खरीदा है, हमने खरीदा 1 जनवरी को है, तो हमें उसे पैसा भी 1 जनवरी को देना था. 1 जनवरी को we did not pay him and we paid on 30th September. So we also paid interest up to 30th September. So we paid interest for the months of Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September. That's it. Our year ends on 31st December, but we have paid interest only up to 30th September because after that we would have paid him the full money. So the interest is paid for 9 months. That is from January to September. And check this. This is interest what we have paid from January to September. And from January to September, the 4 months are pre-incorporation because it's incorporated on 1st May. And the balance 5 months is post-incorporation. Total 9. Out of 9, the first 4 months are pre-incorporation. So the balancing figure 5 months is post-incorporation. So pre-incorporation 4 and the bache hue 5 months is post-incorporation. Therefore, interest is divided in the ratio 4:2. Now, we move to the next question. Question number 2. TQR Limited. Again, please stop writing and concentrate. TQR Limited was incorporated on 1st April. It took over the business of ABC Limited on 1st Jan. And the books were closed on 31st December. As usual, please go for some basic working notes. Date of acquisition of business is 1st Jan. Date of incorporation is 1st April. Date of incorporation of company 1st April. And your period ends on 31st December. So your first 2 dates is pre, the second 2 dates are post. So your pre-incorporation period is 1st Jan to 1st April. 1st Jan to 1st April. Please don't do a mistake. It is 3 months. अगर ये 30th April होता तो 4 months होता. It is 1st April. तो Jan, Feb, March. April consider नहीं करना है. And post incorporation period is 1st April to 31st December. That is 9 months. So time ratio हो गया 3:9. So my time ratio of pre and post, pre और post में ही बांटना है इस चैप्टर को, तो 3:9, that is 1:3. Hold on, ये तो easy था टाइम रेशियो. Now check the sales ratio. मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा. Now check it. ऊपर तो बस ये हो गया, फिर ये फिगर्स दिए, इधर आइए. ये पढ़ के आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? कम ऑन ऑल ऑफ यू, यू हैव सम टाइम टू थिंक. ऑल ऑफ यू इधर देखिए, 1 मिनट बोर्ड पे देखिए. मुझे ये पैराग्राफ पढ़ना है. पैराग्राफ भी नहीं, मुझे सिर्फ ये सेंटेंस पढ़ना है. कैन यू सी, जिसको मैंने रेड में बॉक्स बनाया हुआ है. द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द फर्म फ्रॉम 1st जुलाई. दैट्स इट, इतना पढ़ना है. बट एवरेज सैलरी ट्रिबल्ड. सैलरी के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना है. ऑल ऑफ यू, यू हैव दिस फैंटास्टिक टाइम टू एनालाइज, एंड इंटरमीडिएट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग.
Can you analyze it properly in the exam? The company was able to double the average monthly sale of the firm from 1st July. इस सेंटेंस को पढ़ के आपको सेल्स रेशियो निकालना है. लास्ट क्वेश्चन में तो सीधा सीधा सेल के फिगर दिए थे, तो इट वाज अ केक वॉक फॉर यू. नाउ ये सेंटेंस पढ़ के आपके हाथ में अगर कैलकुलेटर है तो मैं आपको 1 मिनट देता हूं. आपके हिसाब से सेल्स रेशियो क्या आना चाहिए? नीचे की 3 डेट्स को भी ध्यान रखिएगा. प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आपको इस क्वेश्चन को बांटना है. तो आपको ये चेक करना है कि मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितना है, तब जाके मेरा सेल्स रेशियो आएगा. तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सेल्स रेशियो? अगर कोई वो वर्ड पढ़ रहा है, कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज सेल, और डबल सोच के आप 1:2 सोच रहे हैं, तो ये निहायती बेवकूफाना आंसर है. 1:2 इज नॉट द आंसर फॉर श्योर. कम ऑन, गो फॉर इट. One of the answer popping on in the screen is 1:5. Let's see whether it's correct or not. Others, you still have 30 seconds to calculate. Well, 1:5 has been a common answer. Almost 5 students have given that answer. 1:5. I'm not sure whether it's correct or not. That we'll find out in another 15 seconds. One answer is 3:13. 3:13. 1:6 is the answer. So we have many answers coming up. I'm just feeling like it's an MCQ pattern where I have to choose one answer. 1:6, 1:4 is another answer. 1:5, 3:13. So I have multiple choice question where I'm supposed to play KBC and answer it. Okay, let's see. Now check this. Well, the important word here is average. Average monthly sale is the most important word. Average monthly sale. It got doubled. तो यहां देखिए, sales ratio. Okay. Now check this. Let the average monthly sale in January be X. Let the average monthly sale in January be X. Correct? तो वैसे आप इजीली भी निकाल सकते हो, पर मैं अच्छे से एक टेबल बना के आपको समझा रहा हूं ताकि द मोस्ट एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस. Check this. Month average sales. Okay, all of you. पहले तो हम जनवरी से दिसंबर तक डील कर रहे हैं, तो पहले वो मंथ्स लिख लूंगा मैं. वेल, एग्जाम में इतना डिटेल नहीं लिखना है. एग्जाम में आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, बट सिंस दिस इज माय क्लास, आई एम गोइंग स्लो एंड एक्सप्लेनिंग इन डीपर लॉजिक्स. ये हो गया. तो ये आपने 12 महीनों के नाम लिख दिए. आपको सेल्स रेशियो पता करना है. फाइन.
अब हमने कहा लेट द एवरेज मंथली सेल इन जनवरी बी एक्स, तो माई सैलरी सेल्स इन जनवरी इज एक्स, फेब एक्स, मार्च अप्रैल मई जून इज एक्स. It got doubled, all of you. The average monthly sale got doubled from 1st July. तो एवरेज मंथली सेल अगर पहले x था तो जुलाई से वो हो गया 2x. फाइन. ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपने फीड कर दी. अब होल्ड ऑन, यहाँ सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होती है, हमको लगता है जिस दिन से सेल चेंज हुआ वो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है. नहीं, ऐसा नहीं है. प्री और पोस्ट तो हमारा वेल डिफाइंड ही था. आपको याद करवा दूं, ये देखो, इसीलिए बोलता हूं पहले से एग्जाम में लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये देखिए, हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन तो 1 जनवरी टू 1 अप्रैल था, तो यहां पे ब्रेक मार दीजिए आप. यहां ये देखिए बोर्ड पे, इतना पीरियड आपका प्री था और बचा हुआ पीरियड आपका पोस्ट था. सेल कब चेंज हुआ उससे प्री और पोस्ट थोड़ी ना डिसाइड होगा. प्री और पोस्ट तो इससे डिसाइड होता है कि कंपनी किस दिन बनी. तो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल. तो अगर हम टोटल बोले तो ये आता है 3x, 21x, 3:21. So your sales ratio is 1:7. राइट. तो छोटी छोटी बातें हैं जहां वो घुमाएगा. कंसेप्ट तो आपको समझ गया. एवरेज मंथली सेल, एवरेज मंथली सेल, दिस इज 3x, x x x 10, इधर x x x 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. I'm sorry, this is 15. I'm sorry, this is 15x. So it comes to 1, sorry, 3:15. That is 1:5. This is 1:5. I just made a silly mistake of totaling. So this is 3:15. That is 1:5. एक बार इसको लिख लो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि कैसे आया. इसके बाद हम आगे की वर्किंग नोट्स पे चलेंगे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. प्रेफरेबली स्टार्ट अ फ्रेश क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज. ज्यादा पेज बर्बाद नहीं होते. पूरे सिलेबस में फ्रेश पेज से हर क्वेश्चन भी चालू किया तो 25-30 पन्ने ही खराब होंगे, बट द रजिस्टर विल बी वेरी कंफर्टेबल टू रीड एट द टाइम ऑफ एग्जाम. दैट्स माय एडवाइस. चॉइस इज योर्स. प्लीज स्टार्ट अ फ्रेश क्वेश्चन ऑन फ्रेश पेज. आगे चल के एग्जाम के वक्त बहुत कंफर्टेबल लगेगा. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. क्वेश्चन नंबर 2. Bit faster.
रोलिंग डाउन, टाइम रेशियो 1:3, नीचे का लाइन लिखें, टाइम रेशियो 3:9, दैट इज 1:3. Now, the sales ratio. I think all of you have written this. Now, sales ratio. Please write this down. वर्किंग नोट 2 का नाम देंगे. वर्किंग नोट 2. I'm just zooming in. Working note 2, sales ratio. Rolling down. See, it's the first question of this time, so I would recommend that you also draw this full table of 12 months, okay? All of you. It is highly recommended that आप भी पूरा टेबल बनाएं. जैसा प्रेजेंटेशन है प्लीज वैसा बनाइए. और आई एम मूविंग डाउन. आई थिंक सबने लिख लिया है. नाउ एक और वर्किंग नोट कर लेते हैं हाथों हाथ क्वेश्चन में. ये सबका हो गया. अब इसी लाइंस पे, अच्छा इसे थोड़ा सा नीचे करके लिख दीजिए. सेल्स रेशियो 3:15, दैट इज 1:5. ऑल ऑफ यू चेक द स्क्रीन. सेल्स रेशियो 3:15, दैट इज 1:5. हो गया. नाउ इसी लाइंस पे ये वर्किंग नोट हो गया. इसी लाइंस पे ये देखिए, क्वेश्चन में और एक चीज लिखी हुई है, दैट द एवरेज सैलरी ट्रिपल्ड. ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड मतलब ट्रिपल, डबल मतलब 2 गुना, ट्रिपल्ड मतलब 3 गुना. तो सैलरी वैसे तो टाइम रेशियो में जाना चाहिए, पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में है तो हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको काफी बार बोलते हैं क्वेश्चन भगवान है. तो यहां अगर उसने बोला है कि सैलरी ट्रिपल्ड, तो हमको सैलरी के लिए भी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इजी. नाउ ये देखिए, इसीलिए चार्ट को रहने दिया ताकि आपको और फास्ट समझे. सैलरी रेशियो, लेट द एवरेज मंथली सैलरी इन जनवरी बी ए. तो जनवरी ए, फेब्रवरी ए, मार्च ए,
अप्रैल मई जून ए, और जुलाई से दिसंबर वो 3A हो गया। जैसे सैलरी सेल डबल हो गया था, सैलरी ट्रिपल्ड हो गई। तो दिस कम्स टू 3A and this comes to 1 2 3 4 5 6 6 3s are 18 and 3 21A. This comes to 1 is to 7. Salary ratio of pre is to post is 3 is to 21, that is 1 is to 7. वैसे सैलरी हम टाइम रेशियो में बांटते हैं, पर क्वेश्चन में अगर क्लियरली कुछ और हिंट दिया है तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट ये लिख लीजिए ऑल ऑफ यू। वर्किंग नोट 3, सैलरी रेशियो। सैलरी रेशियो थोड़ा फास्ट। ये पहले पहले क्वेश्चन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अच्छे से पूरा ड्रॉ करें, प्लीज डोंट टेक इट कैजुअली। अगस्त सितंबर अक्टूबर एग्जाम के 2-3 महीने पहले ये बहुत काम आता है, डिटेल में लिखा हुआ। रोलिंग डाउन। ट्रेबल्ड, ट्रेबल्ड इज 3 टाइम्स। आप लोग चाहे तो नोट्स में वो वर्ड को इंसर्कल कर सकते हैं, ट्रेबल्ड। नोट्स में ट्रेबल्ड को इंसर्कल करके वहां लिख सकते हैं 3 टाइम्स। वेल इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड ट्रेबल्ड, but you can always write that one small point there in the question notes. आगे लेते हैं थोड़ा फास्ट। ए बाद में ए एंड देन 3A फॉर 6 मंथ्स। फाइन। नीचे लिखेंगे आप, ये देखिए नीचे लिखेंगे सैलरी रेशियो 3:21। चेक फ्रॉम द बोर्ड, 3:21, दैट इज 1:7। नेक्स्ट, जब ये इतनी बात हो रही है तो और एक कोई चीज दी है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, दिस इज अ वेरी क्रूशियल वन। It had to occupy additional space on rent from 1st October for which rent of 10,000 per week। अब ये क्या बात हुई? तो ऑब्वियसली रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक बात कर रहा है उसका वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? प्री और पोस्ट में ही बांटना है। तो ये प्री और पोस्ट में कैसे बांटेंगे इसे? इट हैड टू ऑक्यूपाई, प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट द सेंटेंस। इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस। द वर्ड इज एडिशनल। जैसे इसके पहले के सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था एवरेज, एवरेज मंथली सेल। वैसे यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है एडिशनल स्पेस। एडिशनल स्पेस इसका क्या मतलब है? मतलब एक बेसिक स्पेस तो होगी आपके पास, ये एडिशनल ली गई है। इट इज समथिंग लाइक वीपीए में ऑलरेडी एक बड़ी क्लासरूम तो हमने किराए पे ली हुई है, एक बड़ी क्लासरूम तो हमने किराए पे ली हुई है जिसे हम बेसिक स्पेस कह सकते हैं। उसके अलावा कभी हमने क्रैश कोर्स अनाउंस किया तो एक एडिशनल क्लासरूम हमको किराए पे लेना पड़ा। मतलब यहां एक बेसिक स्पेस है। तो अगर हम रेंट के वर्किंग नोट की बात करें, एक मिनट देखिए,
अगर हम रेंट की बात करें तो पहली बात तो रेंट कितना है क्वेश्चन में, बोर्ड पे देखिए 3,75,000, 3,75,000 इज द रेंट। तो माई टोटल रेंट इज 3,75,000 इज माई टोटल रेंट, करेक्ट। अब इसको मुझे प्री और पोस्ट में बांटना है, पर ये किराया जो है ये दो जगहों के लिए दिया गया है, बेसिक स्पेस एंड बेसिक स्पेस वाज फॉर 12 मंथ्स। सर आपको कहां से पता चला? जब वो बोल रहा है एडिशनल स्पेस अक्टूबर से थी, तो बेसिक स्पेस जो ऑफिस की होगी वो तो साल भर ही होगी ना। बीपीए का एक क्लासरूम तो साल भर ही है, क्रैश कोर्स के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस ली गई है, तो एडिशनल स्पेस। एंड एडिशनल स्पेस कब से ली गई? 1 अक्टूबर से, और मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो माय एडिशनल स्पेस is from 1st October to 31st। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अगर मैं ये अक्टूबर टू दिसंबर की बात करता हूं तो ये पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, क्योंकि मेरी कंपनी 1 अप्रैल को बन गई थी। जैसे वो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टर फीस एंड डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी खुलने के बाद का है, वैसे अक्टूबर से दिसंबर ये पूरा कंपनी बनने के बाद का है। अच्छा, इसका रेंट कितना है? अब देखिए क्या मजा आती है एग्जाम में। 10,000 पर वीक, बोर्ड पे देखिए 10,000 पर वीक। तो अगर मैं बोलता हूं बताओ ये 3 महीने का किराया कितना है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, 10,000 इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एंड दिस इज अ ब्लंडर यू डू। एक महीने में कभी भी 4 हफ्ते नहीं होते एक्सेप्ट फेब्रुवरी, एक महीने में 4.5 हफ्ते होते हैं। यस, तो हमको क्या लगता है एक महीने में 4 हफ्ते, मतलब 12 महीने में 48 वीक्स ही हुए ना, 4 वीक का तो बोनस है, ऐसा थोड़ी ना है। तो अगर हम 3 महीने की बात कर रहे हैं, 3 महीने की बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो साल में होते हैं 52 वीक्स, 52 वीक्स डिवाइड बाय 12 इंटू 3, दैट कम्स टू 13 वीक्स, नॉट 12 वीक्स। एक कैलकुलेशन से आपकी पूरी बैंड बच सकती है वहां पे। तो दिस इज 13 इंटू 10,000, नॉट 12 इंटू 10,000, दिस इज 1,30,000। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का खर्चा है, और कंपनी बन गई थी अप्रैल में। अब देखिए, तो इसका खर्चा हुआ 1,30,000 रुपए, और मेरा टोटल खर्चा ऊपर देखिए कितना है, 3,75,000। बात को समझिए, इसको फील करिए। ये देखिए, ये वीपीए का एक क्लासरूम है जहां पर रोज आते हैं, ये वीपीए का क्लासरूम है जहां पर रोज आते हैं, इसको हम नाम दे देंगे बेसिक स्पेस। ये एक बड़ी क्लासरूम है, और ये ऑब्वियसली पूरे साल भर के लिए। फिर हमने एक क्रैश कोर्स अनाउंस किया, तो क्रैश कोर्स के लिए हमको और एक क्लास चाहिए, तो हमने एक एडिशनल स्पेस लिया, पर ये सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए था, और क्रैश कोर्स सिर्फ 3 महीने चलने वाला था, तो ये एडिशनल स्पेस हमने सिर्फ 3 महीने के लिए लिया। दिस इज हाउ इट गोज। तो ये पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, और ये 12 महीने प्री और पोस्ट दोनों में बटेगा, क्योंकि ये साल भर के लिए था। तो बेसिक स्पेस का किराया 375 टोटल, टोटल में से 1,30,000, 375 में से 130 एडिशनल का, तो बेसिक स्पेस का हो गया 2,45,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। टोटल में से एडिशनल स्पेस का किराया गया, तो ये बेसिक स्पेस का किराया आ गया, एंड दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये टाइम रेशियो में जाएगा, जैसे रेंट आप कॉमन सेंस से क्या बोलते हो, टाइम रेशियो में, और टाइम रेशियो में वो स्पेस जाएगी जो पूरे 12 महीने यूज की गई है। तो 2,45,000 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:3 मतलब 1/4 एंड 3/4। तो ये आ जाएगा आपका 61,250, 183,750। तो समरी ये हो गई
कि रेंट प्री इनकॉर्पोरेशन इज ये वाला फिगर एंड रेंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इज, ये बेसिक स्पेस का 183 और ये एडिशनल स्पेस का 130, 183 750 प्लस 1,30,000 इज 3,13,750। तो आपका प्री हो गया 61,250, पोस्ट हो गया 313,750, ऐसा कुल मिला के 3,75,000 बचेगा। नॉर्मली सिर्फ रेंट वर्ड दिया होता, अगर सिर्फ रेंट वर्ड दिया होता तो हमने टाइम में बांट दिया होता, पर यहां ये जो वर्ड उसने यूज कर लिया क्वेश्चन में, एडिशनल स्पेस फ्रॉम अक्टूबर, मतलब हमारे पास दो स्पेस है, एक बेसिक स्पेस जो साल भर है और एक एडिशनल स्पेस जो 3 महीने के लिए। तो जो 3 महीने के लिए एडिशनल स्पेस है, पहले हमने उसका किराया निकाला और वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर था, मतलब वो पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में यूज हुआ है। और फिर बचा हुआ किराया इज फॉर बेसिक स्पेस, इसलिए फ्लोचार्ट के फॉर्म में बनाया ताकि आपको समझे। देखिए देखिए, रेंट एडिशनल बेसिक, बेसिक स्पेस पूरे 12 महीने के लिए, बाद में लिखिएगा, मैं दूंगा टाइम लिखने के लिए, एंड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। पहले राइट साइड का हमने सॉल्व किया, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स पर किराया वीक्स में दिया था, तो 3 मंथ्स इज नॉट 12 वीक्स, इट इज 13 वीक्स, 13 इंटू 10,000 130। तो पहले राइट साइड का किराया आ गया 130, ऊपर टोटल किराया दिया है 375, टोटल साल भर का किराया 375, उसमें से एडिशनल स्पेस का किराया राइट साइड में देखिए 130, तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर इज फॉर एडिशनल स्पेस, और ये साल भर यूज हुआ, तो इसको प्री और पोस्ट में हमने टाइम रेशियो में बांट दिया। तो मेरा प्री कौन सा आया, ये मेरा प्री हो गया, बोर्ड पे देखिए गोला मारा है, ये मेरा प्री हो गया, और पोस्ट कौन सा हो गया, तो बेसिक स्पेस जो यूज किया था उसमें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ये, और एडिशनल स्पेस तो पूरा ही पोस्ट था, तो ये दोनों मिला के हो गया मेरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें रेंट और सैलरी को भी अलग अलग रेशियो में बांटना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन गेव द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो जैसा मैंने कहा, कंसेप्ट तो आपको चैप्टर का समझ गया, पर अब कोई ना कोई आइटम में कुछ ना कुछ तो वेरिएशन वो देगा इंटरमीडिएट लेवल पे, तो हमें सही सही इंटरप्रेट करना है। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट, रेंट, प्लीज ड्रॉ दिस, रेंट, ऑल ऑफ यू। सर ऐसा वर्किंग नोट एग्जाम में अलाउड है क्या, फ्लो चार्ट के फॉर्म में? यस, बिकॉज इट्स वर्किंग नोट, कोई भी फॉर्मेट में चलता है, नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़ा फास्ट, रोलिंग डाउन अ बिट, फर्स्ट टू एरो सबने लिख ली होगी, लेफ्ट और राइट, फास्ट लिख लीजिए, फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे। रोलिंग डाउन,
आगे ले रहे हैं समरी। यू कैन जस्ट सी दैट एकदम से जो इजी लग रहा था चैप्टर, एक दो एडजस्टमेंट्स की वजह से कैसा ट्रिकी हो सकता है एग्जामिनेशन। दिस इज व्हाट इंटरमीडिएट इज ऑल अबाउट। Therefore, the more time you give to this level, the more successful you're going to be. ठीक है, तो इतना क्वेश्चन में जो दिया था वो हमने उसके वर्किंग नोट्स पहले से बना लिए, सो दैट सॉल्विंग द क्वेश्चन बिकम्स इजी। चलिए अब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन में दिया था वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली है। देखो सेल्स के बारे में यूज कर ली, सैलरी के बारे में कर ली, रेंट के बारे में हमने कर ली। चले अब जो पीएनएल अकाउंट दिया है, अच्छा पीएनएल यहां देखिए, बोर्ड पे देखिए, सेल्स और सीओजीएस दिया हुआ है। हम सबको अच्छे से पता है कि सेल माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड पीएनएल अकाउंट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक और छोटा सा वर्किंग नोट लिख लीजिए, एक लाइन का वर्किंग नोट 4। कम ऑन ऑल ऑफ यू, वर्किंग नोट 4, जीपी इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखिए या आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं, वर्किंग नोट 4, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, 98 minus 57, 98 lakhs minus 57 lakhs, इक्वल टू 41 lakhs। प्लीज बोर्ड से कॉपी करिए। सर ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि एग्जाम में, नहीं, जितने भी फिगर्स आप खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कम से कम एक छोटा वर्किंग नोट एग्जाम में होना ही चाहिए। सर बट ये ऑब्वियस नहीं है क्या? देयर इज नथिंग ऑब्वियस इन अकाउंट्स, वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड ऑन योर ओन यू नीड टू प्रेजेंट इट। भले ऐसी दो लाइन, बट दो लाइन में प्रेजेंट करना कंपलसरी है। 98 lakhs minus 57 lakhs is 41 lakhs। चले, now we'll go for the main answer and that will be really simple now, क्योंकि पूरे वर्किंग नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरे साथ मत लिखिए ये, फॉर्मेट रिमेन्स द सेम, पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री एंड पोस्ट। Check this, particulars, basis, pre-incorporation, post-incorporation. Obviously, if it's a P&L account, it will start with gross profit and gross profit will be in sales ratio. Please don't write with me. It will be in sales ratio. Sales ratio हमने पता किया था, sales ratio was 1:5। कितना था? 1:5। तो अभी हमने जीपी भी पता किया 41 लाख, तो 41 लाख को 1:5। देखिए अगेन एक सिली मिस्टेक हो सकती है, 1:5 करते वक्त ना बहुत चांसेस है कि हम डिवाइड बाय 5 कर दे घाई घाई में एग्जाम में। इट इज 1:5, 1:5, तो वी नीड टू डिवाइड बाय 6। So this will be 6,83,333, 34,16,667 जीपी हो गया। नाउ विल राइट डाउन द एक्सपेंसेस। प्लीज मेरे साथ मत लिखिए, ध्यान दीजिए। एक्सपेंसेस चलो लाइन से लिख लेते हैं। अच्छा ये सेल्स और सीओजीएस तो हो गया था, इसी से तो जीपी आया था। नेक्स्ट सैलरी, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट। सैलरी, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट। डिस्काउंट ऑन सेल, एमडी रेम्यूनरेशन, एडमिन। डिस्काउंट ऑन सेल्स, एमडी रेम्यूनरेशन, एडमिन एक्सपेंसेस।
नेक्स्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट, दैट्स इट। चलिए अब कॉमन सेंस से देखते हैं ऑल ऑफ यू। सैलरी, सैलरी में कॉमन सेंस लगाना ही नहीं है क्योंकि हमने वर्किंग नोट किया हुआ है। सैलरी का हमने वर्किंग नोट बनाया था। ये देखिए सैलरी किस रेशियो में बंटना चाहिए, 1:7। ये वर्किंग नोट बनाया था हमने, तो आप वर्किंग नोट भी लिख सकते हैं, आप इधर 1:7 भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। डेप्रीसिएशन इज ऑन टाइम रेशियो। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इज ऑन सेल्स रेशियो। डिस्काउंट ऑन सेल्स ही नाम था, डिस्काउंट ऑन सेल्स मतलब अगेन सेल्स रेशियो। एमडी रेम्यूनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, तो डायरेक्टर इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज टाइम। रेंट के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था। होल्ड ऑन, यहां इंटरेस्ट टू वेंडर नहीं लिख रहा है वो, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट टू वेंडर था, यहां बेसिक वर्ड है इंटरेस्ट और इस पे कोई हिंट नहीं है। There is no hint in the question about interest, and if there is no hint in the question, interest has nothing to do with sales, so we will distribute interest in the time ratio. चलिए let's divide this. Salary 1:7, तो 2,70,000 की सैलरी 1:7, 33,750, 236,250। डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो, टाइम रेशियो 1:3 है इस क्वेश्चन में, 40,625, 121,875। एडवर्टीजमेंट है सेल्स रेशियो, दैट इज 1:5। 8 लाख डिवाइडेड बाय 6, 133,333। Discount is again on sales ratio, 156,667। सेल्स रेशियो इज 1:5, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, एमडी रेम्यूनरेशन इज पोस्ट, पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन में डाल देंगे, 2,40,000। एडमिन एक्सपेंसेस टाइम रेशियो 3,60,500, टाइम रेशियो इज 1:3, तो डिवाइड बाय 4, 90,125 into 3, 2,70,375। रेंट के लिए वर्किंग नोट था, हमने समरी बनाई हुई है, देखिए 61,250, 313,750। लास्ट, इंटरेस्ट टाइम रेशियो इज 1:3, तो 362,750, 90,687 आ रहा है। आप राउंड ऑफ करके 688 लिख सकते हैं। दैट्स इट। चलिए प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट कर लेंगे।
Because now the formality is only of plus and minus. Let's go for it quickly. 6,833,33, 6,83,333 minus 33,750 minus 40,625, 133,333, 156,667, 90,125, 61,250, 90,688, 76, 895. Five one two 355. Guys, pre-incorporation profit to capital reserve. And this is your post-incorporation profit. So pattern same, but a bit of alteration in the adjustments. ऐसे ही हम अगले 5-6 क्वेश्चन अलग अलग ऑल्टरेशन के साथ करने वाले हैं. वर्किंग नोट्स आपने सब लिख लिए थे, जीपी वाला भी लिख लिया था. चलिए स्टार्ट राइटिंग द P&L अकाउंट. Scrolling down in 10 seconds. Please write down.
थोड़ा फास्ट. So I think we can stop here for the day with respect to questions. We'll continue tomorrow with next set of questions. Thank you guys.